हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो हमारा प्रीवियस क्लास था तो वहाँ पे हमने कुछ न्यू टॉपिक हमने पढ़ा था, वो था डिवाइजर्स। ठीक है, डिवाइजर्स में हमने क्या किया था कि मुझे एक नंबर गिवन होता था और उस नंबर को मुझे क्या करना होता था, प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होता था। फिर उनका टोटल नंबर कितना आ रहा है, जितनी पावर आ रही है वो कैलकुलेशन देखना था। फिर जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सम देखना था। उसमें भी इवन नंबर्स के लिए हमने सम कैलकुलेट किया था, ऑड नंबर्स के लिए भी किया था। बहुत इजी था वो। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट जो था वो क्लियर हो गया होगा। और डिवाइजर पे बेस्ड जो है उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों के बुकलेट में, तो वहाँ से भी आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आज बच्चों हम कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आज का हमारा टॉपिक है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कंसेप्ट भी जो है आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पे इसका जो थोड़ा सा बेसिक था हम लोग ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। कि जैसे जब हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम सिलेक्शन करते थे तो सिलेक्शन के टाइम पे जब भी कोई चीज़ें रिपीट होती थी तो हम क्या करते थे, उसको फैक्टोरियल में अगर कोई टर्म 3 टाइम्स रिपीट हो रही है तो हम क्या करते थे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अगर कोई टर्म वहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट होती थी तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। वैसे ही एक तो ये फर्स्ट कंसेप्ट जो इसमें यूज होने वाला है, और एक और सेकंड कंसेप्ट है वो भी आप लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। वो था जब भी आप किन्हीं टोटल डिफरेंट थिंग्स को आप किन्हीं ग्रुप्स में डिवाइड करते थे और फिर क्या करते, उस ग्रुप को क्या करते थे आप, जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स मुझे दिए हुए उन पर्सन में क्या करना था, डिवाइड करना था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको परम्यूट नहीं करना है, अरेंजमेंट नहीं करना है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है लेकिन है इजी। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। अब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, इसमें पॉइंट ए क्या दिया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन आपके पास में जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे। उनको क्या करना है, आपको जितने भी आपको नंबर ऑफ पर्सन्स दिए होंगे, कुछ ग्रुप्स दिए होंगे, वहां पे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, तो डिफरेंट थिंग्स को आपको, कितने भी आपको पर्सन होंगे या फिर ग्रुप्स होंगे वहां पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct things can be distributed to p persons if there is no restriction to the number of things received by them is equal to, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, अब देखिए p raised to the power n। अब देखिए मुझे नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ वेज किसके लिए कैलकुलेट करना है, अगर मेरे पास में कोई n डिफरेंट थिंग्स दी हुई है। ठीक है, और मुझे कुछ पर्सन में क्या करना है, उन डिफरेंट थिंग्स को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हम कितने डिफरेंट वे से जो है n थिंग्स को p पर्सन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है उसके लिए क्या दिया हुआ है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो वो है n है, और कितने पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको p पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो n की जगह पे मुझे नंबर गिवन होगा एंड जो पर्सन गिवन है वहां पे p, वहां पे भी मुझे क्वेश्चन में कुछ नंबर्स होंगे। तो मुझे कैसे इसको फॉर्मूले में कैसे रखना है, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है कि p रेज टू द पावर n। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ थिंग्स रिसीव्ड बाय देम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो अभी तक देखा होगा हमने क्वेश्चन में रहता है कि एटलीस्ट किसी पर्सन को एटलीस्ट 1 बॉल मिलना चाहिए, या फिर कुछ फ्रूट्स अगर गिवन है, तो सपोज कोई एप्पल है तो एटलीस्ट 1 एप्पल जो है चिल्ड्रन को मिलना चाहिए, या फिर एटलीस्ट वाली कंडीशन जहाँ पे आती है। ठीक है, उस टाइप का अगर रिस्ट्रिक्शन आता है तब आप ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल आपके पास में कोई n डिफरेंट थिंग्स है और आपके पास में p पर्सन गिवन है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूले में, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पर्सन गिवन होंगे उसकी रेज टू द पावर होंगे नंबर ऑफ थिंग्स। इतना क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, ये तो था हमारा पॉइंट ए।
जो कि था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको p पर्सन में क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और कब डिस्ट्रीब्यूट के लिए आप इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जब आपके पास में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मेरा पॉइंट नंबर बी में क्या दिया हुआ है। सो पॉइंट नंबर बी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है अलाइक ऑब्जेक्ट्स को, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनको मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए यहाँ पे अगर मुझे कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट है और मुझे उनको p पर्सन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, n प्लस p माइनस 1 c फिर p माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स अमंग p पर्सन सो दैट ईच मे गेट नन वन और मोर थिंग्स, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला, मतलब जब मेरे पास में n जो है वो सिमिलर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रहेंगे और मुझे उनको p पर्सन में क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है, हो सकता है किसी पर्सन को कुछ भी जो आप थिंग्स है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी पर्सन को 0 थिंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगी उसको, या फिर 1 भी हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा भी, मतलब जो मैक्सिमम नंबर होगा उतना भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या रखना है, n प्लस p माइनस 1 सी p माइनस 1। अब n क्या है, n है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो भी मुझे गिवन होगी, सिमिलर ऑब्जेक्ट गिवन होंगे, वो होगा स्मॉल n। p क्या गिवन है, तो p है जितने भी पर्सन में या फिर कुछ चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है, बट जिनको आपको वो थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो क्या होगा, p होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है मुझे, -1 और फिर ये फॉर्मूला दिया हुआ सी p माइनस 1। इतना क्लियर हो गया बच्चों। बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं और इन दो फॉर्मूले पे बेस जो है हम ये वाला टॉपिक है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट मैंगोज, 4 डिफरेंट ऑरेंजेस एंड 3 डिफरेंट एप्पल्स be distributed among 3 children such that each gets at least 1 mango। अब देखिए बच्चों, अब आप लोग सोचेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैं ये फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई कर सकती हूँ क्या। हाँ, जो हेडिंग हमने दी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास में जो टोटल ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑरेंजेस है, एप्पल्स हैं एंड मैंगोज है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन जब उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 3 चिल्ड्रंस में मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन फिर भी हम जो फर्स्ट कंडीशन के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। वो क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब भी आपके पास में कोई रिस्ट्रिक्शन होगा तो आप ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक कंडीशन गिवन है कि सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1 मैंगो, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में जो फॉर्मूला दिया वो अप्लाई नहीं कर सकते। किसके लिए, मैंगो के लिए। बाकी अदर देन फ्रूट्स जो है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो कंडीशन गिवन है सबसे पहले हम उसको क्लियर करते हैं, बाकी जो फ्रूट्स रहेंगे हमारे रिमेनिंग फ्रूट्स रहेंगे उनको फिर हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंगोज है, ठीक है। अब मुझे मैंगो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मेरे पास में टोटल मैंगो कितने हैं, तो मेरे पास में 5 मैंगोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंगो कितने हैं, मैंगो है यहाँ पे 5 एंड ऑरेंज कितने हैं यहाँ पे, सो ऑरेंज है यहाँ पे 4 एंड एप्पल कितने हैं, तो एप्पल है 3, ठीक है। ये तो मुझे नंबर ऑफ फ्रूट्स जो गिवन है ये।
अब सबसे पहले मुझे क्या बोलना है कि 3 चिल्ड्रन हैं, वहाँ पे जब मैं फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो बाकी एप्पल के लिए और ऑरेंज के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि किसी बच्चे को 1 मिलना चाहिए या फिर किसी को 3 आना चाहिए पूरे, इस टाइप का कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंडीशन किसके लिए गिवन है, मैंगो के लिए गिवन है। तो मैंगो के लिए जब कंडीशन गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसके लिए कंडीशन गिवन है उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, C1 ये हो गया, C2 एंड C3। अगर ये जो है 3 चिल्ड्रंस हैं, अब उसके बाद में मुझे मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करना है और टोटल मैंगो कितने हैं, 5 है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 5 मैंगो है, तो अगर हमने एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो 5 हो सकता है लेकिन हर एक बच्चे को 1 मैंगो मिलना चाहिए। तो अगर हमने इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया, ये डिस्ट्रीब्यूट किया एटलीस्ट 1, तो ये कंडीशन तो हम सेटिस्फाई, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही क्योंकि टोटल मैंगो कितने यहाँ पे 5, तो ये नहीं कर सकते हम। हाँ, एक कंडीशन ये हो सकती है कि 1 2 और फिर 2, ये कंडीशन हो सकती है। एटलीस्ट 1 बोला है तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम फिर कितना भी हो सकता है, मतलब 5 तक ही हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और ये टोटल मैंगो कितने डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। और कौन से जो पॉसिबिलिटीज है, और कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि अपन ने क्या किया, मतलब किसी मतलब जो चिल्ड्रन है उसको क्या कर दिए, 3 जो मैंगो है वो दे दिए, बाकी के जो रिमेनिंग है उनको 1 और 1 दे दिए। तो ये भी कितने हो गए, टोटल 5 हो गए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और हमने टोटल 5 मैंगोज थे वो 3 चिल्ड्रंस में क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन तो नहीं लगा सकती, लेकिन जो रिमेनिंग 2 कंडीशंस मुझे दिख रही है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते थे, आप याद कीजिए जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि टोटल डिफरेंट थिंग्स को जब मुझे किसी ग्रुप्स में डिवाइड करना होता था, फिर उस ग्रुप को मैं क्या करती थी, जितने भी पर्सन में डिवाइड करना था हम वैसे करते थे। देखते हैं, याद आ जाएगा आप लोगों को। अब देखिए मुझे क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे मैंगो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, टोटल मैंगोज कितने, 5 हैं, तो मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल, ये क्या डिवाइडेड बाय। अब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या लिखा है, मतलब फर्स्ट वाले जो चिल्ड्रन है उसको 1 दिया, फिर सेकेंड को 2 दिए, फिर जो नेक्स्ट रहेगा थर्ड चिल्ड्रन उसको भी हमने 2 मैंगो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो यहाँ पे जो आएगा 1 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते थे, यहाँ पे जो 2 है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ, वो हुआ हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे और 2 फैक्टोरियल जो है वो लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड केस क्या बन रहा था मेरा कि अगर मैंने 5 जो मैंगो है उनको जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कंडीशन क्या दिख रही है मुझे, जो फर्स्ट चिल्ड्रन है उसको हमने 3 जो मैंगो थे वो दे दिए, फिर जो सेकेंड चिल्ड्रन था उसको हमने 1 जो मैंगो था वो दे दिया, फिर लास्ट वाले को भी हमने 1 दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1 है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ये जो क्वेश्चन है एज इट इज जो हमने किया था ग्रुप में डिवाइड करने वाला बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे जो बाकी के जो कंडीशन है, आगे की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, जो 5 मैंगो थे उनको मैंने ये 3 ग्रुप्स, मतलब मैंगो के मैंने जो 3 ग्रुप्स थे वो बना लिए, मतलब एक का ग्रुप बना लिया, फिर 2 का, फिर 2 का, ये मैंने ग्रुप बना लिए। फिर जो नेक्स्ट मेरी जो पॉसिबिलिटी थी जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी उसके लिए मैंने ये ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। अब मुझे ये जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं मैंगो के, अब मुझे क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, चिल्ड्रंस को। तो कितने चिल्ड्रन है यहाँ पे, 3 चिल्ड्रंस है। तो जब हम ने मैंगो के 3 ग्रुप्स बनाए, उसके बाद में उन ग्रुप्स को 3 चिल्ड्रन से उनमें डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3 फैक्टोरियल से जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इंटू 3 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हो गया बच्चों, बहुत सिंपल था यहाँ तक और बहुत इजी। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल और अपॉन में कितना हो गया ये 1 फैक्टोरियल इज 1, फिर ये जो 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस,
और यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे इनटू में रहेगा 3 फैक्टोरियल। इतना क्लियर हो गया बच्चों, बहुत इजी था ये, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ तक स्टॉप कर दिया। अब बाकी के फ्रूट्स बचे, ये तो सिर्फ हमने मैंगो की कंडीशन देखी है। अब बाकी कौन कौन से फ्रूट्स बाकी हैं, तो अभी 4 डिफरेंट ऑरेंजेस हैं एंड 3 डिफरेंट एप्पल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इन टोटल फ्रूट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 चिल्ड्रंस में। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंडीशन पे जो है हमारा क्वेश्चन आ गया है। मतलब अब जो रिमेनिंग फ्रूट्स हैं डिस्टिंक्ट है, एप्पल है एंड ऑरेंज है, अलग अलग फ्रूट्स दिए हुए, उनको मुझे क्या करना है, 3 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि किसी एक बच्चे को एटलीस्ट 1 एप्पल मिलना चाहिए या फिर किसी को एटलीस्ट 2 ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला जो है अब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कितने यहाँ पे 4 जो है वो है ऑरेंजेस है, 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल, 3 एप्पल्स। तो कितने टोटल फ्रूट्स हो गए, 7 फ्रूट्स हो गए, ठीक है। और मुझे कितने बच्चों में इसको डिवाइड करना है, 3 चिल्ड्रंस में मुझे डिवाइड करना है हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स क्या हो गई, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो गया 7, क्योंकि एप्पल फ्रूट्स है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चिल्ड्रंस को। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 7, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, p रेज़ टू द पावर n। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हो गया हमारा मतलब मैंगो प्लस एप्पल प्लस ऑरेंज। अब ये सारे फ्रूट जो है हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अब मैंगो का डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया हमारा, इनटू क्या होगा, बाकी के जो फ्रूट्स है वो भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम इसको आंसर कैसे लिख सकते हैं, इसका ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल एंड अपॉन में देखिए 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। प्लस अब ये जो 5 फैक्टोरियल दिख रहा है, 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है बच्चों, ये हो गया। और साथ में 3 फैक्टोरियल था, ये मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल। अब मुझे क्या करना है, ये सिर्फ मैंगो वाला हो गया। अभी जो हमने ऑरेंज और एप्पल के लिए जो कंडीशन लिखी है उसको क्या लिखेंगे, 3 रेज़ टू द पावर 7। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पे कितना आंसर आ गया हमारा, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 15 प्लस 5 2 ज़ा 10, और फिर ये कितना है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज़ टू द पावर 7। तो इसका जो टोटल आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज़ टू द पावर 7। इतना क्लियर हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लेते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, वहाँ पे जो हमने कंडीशन देखी थी, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, वहाँ से हमने अभी जो फर्स्ट कंडीशन थी p रेज़ टू द पावर n, वो हमने अप्लाई कर ली अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। चलिए अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। तो यहाँ पे मुझे मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखी हुई है, तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस इनके क्या करने हैं, बताने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10।
और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू क्या है 20 है। अब देखिए यहाँ पे जो मुझे दोनों इक्वेशन दिख रही है वो डिफरेंट है। जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन दिख रही है वहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो तो बहुत इजी है, लेकिन जो सेकंड मुझे इक्वेशन दिख रही है इस टाइप का, तो जब भी आपके पास में इनइक्वालिटी का अगर साइन है किसी इक्वेशन में तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस इनइक्वालिटी के साइन को हमको रिमूव करना होता है। और उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम कोई भी एक क्या करते हैं, एक जो कांस्टेंट होता है वो हम इक्वेशन में ऐड करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको देखते हैं हम कैसे। ये तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है और मुझे क्या करना है, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखिए हो सकता है ये जो मुझे थिंग्स दिख रही हैं ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, और हमने क्या किया है उसको 1 2 3 जो है इक्वेशन में डिवाइड किया है। 3 वेरिएबल्स में वो इक्वेशन क्या है, डिवाइडेड है। वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इससे रिलेट करके देख सकते हैं। जो मैंने पॉइंट बी लिखा था आप इस जो क्वेश्चन है उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब आपके पास में कोई 10 डिफरेंट थिंग्स है और आपने क्या किया है, उनको 3 पर्सन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब इस कंडीशन में देखिए 10 तो क्या हो गया, क्योंकि सिंगल मेरे पास में सिर्फ 10 दिया हुआ है और मैंने उस सिमिलर ऑब्जेक्ट को क्या किया है, 3 डिफरेंट जो पर्सन है उनमें क्या किया, डिवाइड किया है। तो अब ये मेरा जो कंसेप्ट है किस पॉइंट पे बेस्ड है, तो वो है मेरा पॉइंट बी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो n है, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, 10 क्या है, सिमिलर थिंग्स है। ठीक है, और उस सिमिलर थिंग्स को हमने 3 पर्सन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, वो है 10। और कितने लोगों में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो p है, p इज इक्वल टू हो गया 3। अब ये मुझे पता है कि तो मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस p माइनस 1 एंड c p माइनस 1। सिंपल है, अब सीधे हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3 माइनस 1 एंड c 3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 13 माइनस 1, ये हो गया 12c2। तो 12c2 को आप क्या लिख सकते हैं, और तो ये हो गया 12 इंटू 11 बाई 2 इंटू 1, 2 6 12। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 66 वेज। मतलब अगर आपके पास में कोई 10 जो है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट है और आप क्या कर रहे हैं, उनको 3 पर्सन में जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितने डिफरेंट वेज से, कितने नंबर ऑफ वेज से जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कितने डिफरेंट वेज है, टोटल 66 वेज है। ये तो बहुत सिंपल था। जब आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इक्वेलिटी के साइन पे। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अदरवाइज क्या करना है आपको, इनइक्वालिटी का साइन है तो सबसे पहले हम उसको हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये भी बहुत ईजी है। तो जो सेकेंड इक्वेशन दी है वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू क्या है, 20 है। अब देखिए ये तो मेरी इक्वेशन नहीं हुई है, इन इक्वेशन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इक्वेशन कब होती है, जब वहां पे इक्वल टू का साइन होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करके फिर देखते हैं हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मैंने बताया है जब भी हम इनइक्वालिटी का साइन जो है रिमूव करते हैं तो हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, एक कांस्टेंट ले लिया, एक कांस्टेंट हमने a ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे a ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 20।
ठीक है, ये हमने इक्वेलिटी का साइन जो है वो रिमूव कर दिया। अब इस इक्वेशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो a होगा तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, क्योंकि देखिए 20 तक भी इनका सम जो है वो हो सकता है और 20 से लेस भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन किस टाइप में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, जो फर्स्ट कंडीशन दिख रही थी हमने उसमें इसको जो है वो कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पे जो a है, a की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो a की जो वैल्यू है वो हो सकती है, ठीक है, 0 से लेके 20 तक ही इसकी जो वैल्यू है वो हो सकती है। इतना क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि 20 जो है सिर्फ 20 सिमिलर ऑब्जेक्ट ही वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास में अगर 20 पेन्स हैं एंड मैं इनको क्या कर रही हूँ 4 पर्सन में डिवाइड कर रही हूँ, तो पेन तो सिमिलर ही हो गए ना, क्योंकि 10 जो है वो सिमिलर पेन्स है और हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन में। तो ये क्वेश्चन रीड करने के बाद में समझ में आ जाता है कि ये मेरा जो पॉइंट बी है उसके फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेलिटी के साइन में कन्वर्ट हो गया, तो अब बहुत इजी है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए n कितना हो गया, ये हो गया 20, और यहाँ पे p कितना हो गया, तो ये हो गया 4, क्योंकि अभी हमने इसको क्या कर दिया, इन इक्वेलिटी को साइन को रिमूव किया, तो क्या हो गया, पर्सन कितने हो गए, 4 पर्सन हो गए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1। जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 20 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 24 माइनस 1 23 सी 3। तो ये हो गया बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इतना नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ के ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्रीवियस वाला कुछ एक टॉपिक जो है वो नेक्स्ट जितना भी हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे वो रिलेट कर रहा है, इसलिए आपने जो भी स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, हमने काफी टाइम पहले जो एक कंसेप्ट पढ़ा था वो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हाफ पोर्शन में क्या हुआ, प्रीवियस वाला जो कंसेप्ट है वो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग था वो हमने वहाँ पे न्यू टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा वो हमने अप्लाई किया। तो इस टाइप से जो भी पढ़ रहे हैं आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो कहीं पे भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।